वॉचर्स विद वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं डैन डैन के सीजन 1 का एपिसोड नंबर 8, जो कि होने वाला है इमोशन से भरा हुआ, एक्शन से भरा हुआ। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और चलेंगे सीधे एपिसोड की तरफ। पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको क्या वीडियो चाहिए उसको कमेंट में भी बता दीजिए और हम आपकी ख्वाहिशें जरूर पूरी करेंगे। चलिए चलते हैं सीधे एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि कोई आदमी या फिर कोई औरत बहुत ही ज्यादा डर के, बहुत ज्यादा दुख में दौड़ रही होती है। उसकी सांस लेने की आवाजें आपको सुनाई दे रही होती है और वो जो सीन होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होता है, जिसका एनिमेशन एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छा होता है, जो कि ऑलमोस्ट रियलिस्टिक ही लग रहा होता है। सच बताऊं तो सीन देख के मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं गलत एनिमे तो नहीं खोल लिया, पर हाँ मैंने डैन खोल लिया है। फिर उसके बाद वो औरत या आदमी अपना हाथ रेस करती है और फिर उसके बाद वो हाथ कन्वर्ट हो जाता है हमारी एक्रोबैटिक सिल्की के हाथ में। इसका मतलब कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी एक्रोबैटिक सिल्की थी। एनीवेज उसके बाद हमारी एक्रोबैटिक सिल्की बोलना चालू करती है कि तुम लोगों ने मेरी आयरा को मुझसे चुरा लिया है, ऐसा मार मारूंगी ना मैं तुमको। और इसी में गरिया उरिया भी देती है इन लोगों को। उसके बाद वो बहुत सारे सामान उठाती है और अपने बालों की मदद से उनके ऊपर फेंकने लगती है। फिर हमको दिखाया जाता है ओकारुन और मोमो अकेले भाग रही होती है। वहीं पे ओकारुन आयरा को अपनी गोद में लेके भाग रहा होता है। ओकारुन कह रहा होता है क्योंकि यहाँ पे इतने सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, इसी कारण उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। अदरवाइज वो बहुत कट से भाग लेता, पर क्योंकि ऑब्स्टिकल कोर्स है जहाँ पे उसको कंटिन्यूअसली टर्न लेना पड़ रहा है तो उसका मोमेंटम नहीं बन पा रहा है। फिर वंस अगेन एक और बार पिक्चर में आ जाती है एक्रोबैटिक सिल्की और वो इन लोग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है और वो मोमो को पकड़ भी लेती है और मोमो काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है एक वेब पाने के बाद। फिर हमको दिखाया जाता है कि कैसे एक्रोबैटिक सिल्की अपने बालों का यूज करके अपने बालों को स्पीयर्स की तरह अटैक कर रही होती है ओकारुन के ऊपर, जो कि आयरा को लेके दौड़ रहा होता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि उसमें से एक स्पीयर लगे जाता है अंतली ओकारुन को और ओकारुन और आयरा उसके सामने आके गिर जाते हैं। इसके बाद बहुत सैडली से हमारी सिल्की कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे मान ही बोलना चाहती हो तो कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज हम लोग हमेशा जिंदगी भर एक साथ रहेंगे तुम्हें मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, और ऐसा करने के लिए मैं तुम्हें खा जाऊंगी और जब मैं तुम्हें खा जाऊंगी तो तुम्हारा जितना भी कुछ है वो मेरे अंदर इम्ब्यू हो जाएगा। फिर उसको खाने के लिए आगे बढ़ी रही होती है, तभी उसको रियलाइज होता है कि उसके बाल हर जगह फंस गए हैं। आई मीन हमको ये पहले क्लैरिफाई किया गया था कि ये जगह ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह है। इसका मतलब यहाँ पे फंसने फंसाने की बहुत जगह थी और उसी में उसी के बाल फंस गए होते हैं, क्योंकि हमको पता है इसमें सिल्की के बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हैं। इसके बाद यही बोलते बोलते मोमो ऐसे भी उनके सामने आ जाती है और फिर मोमो उसकी दौड़ में और फिर मोमो उसकी दोनों पैर पकड़ के उसको वहीं पे गिरा देती है और फिर ओकारुन से कहती है कि तुम ऑल आउट जाओ और इसकी यहीं पे टिंची टिंगियां कर दो। ओकारुन कहने लगता है कि वो कैसा करे, उसको तो ये सब आता ही नहीं है, उसने आज तक जिंदगी में कभी भी एक लात नहीं मारी है, ना ही एक मुक्का मारा है। जब भी उसको कोई भी दिक्कत आती थी तो वो तो बस ट्रांसफॉर्म होकर भाग लेता था, लड़ाई उसने कभी की है। ये दोनों बात कर दोनों लोग ओकारुन और मोमो इसी बात पे एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारी जो मिस सिल्की होती है वो अपनी बालों की मदद से जिस भी चीजों के ऊपर इंटेंगल्ड होते हैं उसके बाल उसको तोड़ने लगते हैं, पर इससे पहले वो उसको खत्म कर पाए मोमो और ओकारुन और ज्यादा अग्रेसिव होने लगते हैं, तो फिर वो अपने ही बाल नोच डालती है। फिर से वंस अगेन अब तो कुछ करना ही था ओकारुन को, वरना मोमो की टिंची टिंगियां हो जाती, क्योंकि सामने से अटैक कर रही होती है हमारी एक्रोबैटिक सिल्की। पर इससे पहले वो कोई अपना अटैक लैंड कर पाए ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रैनी की पावर्स का यूज करके और उसको एक हेडबट देता है पूरे पोकेमॉन का मूव कॉपी करते हुए और उसको दीवार से पार करते हुए एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से टकरा के गिरा देता है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो वहीं पे बेहोश पड़ी होती है। ओकारुन के भी अंग अंग में दर्द हो रहा होता है और उसके बैग में से ग्रैनी निकलती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरी पावर्स को यूज करके सिर्फ इतना ही कर पा रहे हो तब तो तुम बहुत ज्यादा नल्ले बेरोजगार हो, क्योंकि मेरी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा औसम है। फिर ग्रैनी चली जाती है आयरा के पास बॉल खोजने के लिए और उसको बॉल मिल भी जाती है। बॉल मिलने के बाद वो बॉल थमा देती है मोमो को, पर वो कहती है मोमो से कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर मोमो पूछती है प्रॉब्लम क्या है, जिसपे हमको ग्रैनी बताती है कि ये जो लड़की है यानी कि आयरा ये मर चुकी है। और इसी के बाद आ जाता है इंट्रो। आई मीन इमेजिन करिए आप लास्ट में ये सुन रहे हैं कि ये लड़की मर चुकी है और उसके बाद चलू जाए इंट्रो खत्म होने के बाद इस एपिसोड का टाइटल रिवील होता है, जो कि है टू अ काइंडर वर्ल्ड। फिर हमको दिखाए जाते हैं आयरा और मोमो जो कि उसकी पल्सेस चेक कर रहे होते हैं और हमको बताया जाता है कि वो श्योरली कंफर्मेटिवली डेड है। फिर टर्बो हमको समझाती है कि कोई भी इंसान योकाई के खाने के बाद जिंदा नहीं बच सकता है, केवल मोमो और ओकारुन बच गए। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है क्योंकि उन लोग के पास साइकिक पावर और ग्रैनी की पावर्स थी और आयरा जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है वो किसी भी हालत में नहीं बच सकती थी। इसके बाद ओकारुन और मोमो मिलकर उसके ऊपर सीपीआर करने लगते हैं, पर टर्बो कह रही होती है कि तुम लोग कुछ भी कर लो वो बचेगी नहीं। बेसिकली मोमो अपने साइकिक हैंड का यूज करके उसका हार्ट पंप कर रही होती है, वहीं दूसरी तरफ ओकारुन उसको सीपीआर देने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो टर्बो को कहती है कि तुम जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगाओ। टर्बो ऐसा कर भी रही होती है और तब तक वहाँ पे चल के आने लगती है सिल्की। उन दोनों को लगता है कि ये फिर से लड़ाई करने वाली है और दोनों लोग फिर से मारदार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हमको एक सिल्की का बैक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि उसके कितने ज्यादा बाल टूट चुके हैं, वो बेसिकली टकली हो चुकी है। आई मीन मुझे पता है ये बोलने में बहुत फनी लग रहा है, पर पता नहीं क्यों मुझे देख के थोड़ा सा दुख हुआ। फिर वो आगे कहती है, फिर उसके बाद सिल्की कहने लगती है कि एक्चुअली मैं ऐसे नहीं बच
पूछने वाली है आयरा, अगर आयरा को बचाना है तो फिर उसको मेरी ऑरा देनी होगी। ऑरा बेसिकली बैटरी की तरह है जो कि शरीर को चार्ज रखती है। उसकी ऑरा अगर खत्म हो गई है तो उसको किसी और की ऑरा की जरूरत है, और ये काम कोई और नहीं कर सकता बल्कि कर सकता है। और ये काम कोई और नहीं बल्कि करेगी मोमो अयासे। मोमो अयासे काम ऐसे करेगी कि वो जंपर वायर की तरह दोनों लोग को कनेक्ट कर देगी, और जैसे एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी जाती है वहीं एक जगह से दूसरी जगह ऑरा चला जाएगी। और ये प्रॉमिस करते हुए कि वो उसको नहीं खाएगी, वो अपना जॉब ही तोड़ देती है। और फिर वो कहती है कि अगर मैं कुछ भी करूँ तो फिर तुम मेरे स्कल को इस रॉड से फाड़ देना। ये सुनने के बाद मोमो और ओकारुन दोनों रेडी हो जाते हैं। ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रैनी में, वहीं पे अयासे करने लगती है जो कि उसको कहा गया था। दोनों लोग की ऑरा एक दूसरे में ट्रांसफर होने लगती है, पर तभी सीन चेंज हो जाता है और हमको एक ब्लिप ब्लिप की आवाज सुनाई देती है। फिर सीन कट होता है एक होटल रूम में जहाँ पे एक औरत लेटी पड़ी हुई होती है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि हमारी सिल्की होती है। उसके बगल में कुछ पैसे रखे होते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो वहाँ पे क्या काम कर रही होती है। वो पैसे लेती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। बारिश हो रही होती है, वो छाता लेके अपने घर की तरफ बढ़ रही होती है। पूरे रास्ते वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो दिखाया जाता है कि वो एक शॉप के बाहर पहुंचती है जहाँ पे एक पिंक कलर की ड्रेस उसको दिखती है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और माइंड यू ये वही ड्रेस है जो कि वो इस रियल लाइफ में पहनती है, यानी कि सिल्की बनने के बाद पहनती है। फिर वो एक दरवाजे के बाहर खड़ी होती है, गेट को खोलने वाली होती है, पर उससे पहले वो रुक जाती है। काफी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है, पर वो जैसे दरवाजा खोलती है एक छोटी सी बच्ची आती है जो कि उसके ऊपर चढ़ जाती है, और फिर वो हंसने लगती है। उसको देख के ये औरत भी हंसने लगती है। फिर हमको बताया जाता है कि दोनों माँ बेटियां हैं, आई मीन ऑब्वियसली, और ये दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल करते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है कि कैसे हमारी ये जो माता जी हैं ये एक नहीं बल्कि दो नौकरियां करती हैं। ये कैशियर की भी जॉब करती है। इसके अलावा वो अपनी बेटी को डांस भी सिखाती है, खाना बनाती है, उसका कंप्लीट ध्यान रखती है, और उसकी बेटी भी उससे उतना ही प्यार करती है। दोनों लोग मिलकर डांस करते हैं, डांस सीखते हैं, फोटोज खिंचाते हैं, और क्या नहीं करते हैं। फिर एक दिन वो अपने थोड़े से पैसों में से बहुत सारा पैसा खर्च करके वो पिंक ड्रेस जो कि उसने देखी थी अपनी बेटी के लिए लेके आती है। उसकी बेटी धीमे धीमे बढ़ती है, उसकी हाइट बढ़ती है और बढ़ती है। उसकी खुशियाँ, उसके बर्थडे पे वो उसके लिए केक भी लेके आती है। सब कुछ बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। एक सुंदर सा केक, एक सुंदर सी क्यूट सी बच्ची जो कि पिंक ड्रेस पहन के कैंडल्स को ब्लो आउट कर रही होती है। फिर हमको एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बच्ची उसके लैप में सो रही होती है, पर तभी सीन कट होता है और इस सीन में हमको दिखाई जाती है मार। और ये मार कोई ऐसी मार नहीं होती है जिसको देख के आपको मजा आ जाए, बल्कि एक बहुत ही इमोशनल कर देने वाली मार, क्योंकि वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो रो रही होती है, और एक आदमी आया होता है जो कि उसकी माँ को असॉल्ट कर रहा होता है। उसके बाल पकड़ के उसको एक डोर में पुश कर देता है जो कि कम्प्लीटली कांच का बना होता है, और वो कांच उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। और फिर वो छोटी सी बच्ची को लेके वहां से जाने लगता है। वो औरत उसके पीछे दौड़ के आती है, पर उससे पहले वो उसको एक लात मार देता है जिससे उसकी एक या फिर दोनों आंख फूट जाती है। वो वंस अगेन नीचे बेहोश होकर गिर जाती, और वो गिरते गिरते वो अपने और अपनी बेटी की फोटो के ऊपर खून लगा देती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है, पर जैसे ही उसको होश आता है अपनी मदरली इंस्टिंक्ट का यूज करके वो दौड़ के भागने लगती है और खोजने लगती है उस आदमी और अपनी बेटी को। और ये वही सीन है जो कि हमको एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया गया था, और मैंने पहले भी कहा, पर मुझे यहाँ पे ये वाला एनिमेशन सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आई मीन मे बी लाइटिंग कम है तो फिर चीजों को रियलिस्टिक बनाना बहुत ज्यादा आसान होता होगा, और फिर भी ये बहुत ज्यादा सुंदर था। फिर से वंस अगेन बेहोश हो जाती है रोड पे पड़े पड़े, पर जैसे उसकी बेटी उसको उठाया करती थी वैसे उसको लगता है कि किसी ने उसको उठाया, और फिर वो वापस उठ जाती है। और फिर उसके बाद वाला सीन क्या है ये मैं बहुत कंफर्मेशन के साथ तो नहीं बता सकता। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, ये डेथ के बाद का भी हो सकता है और ये डेथ के जस्ट पहले का भी हो सकता है। हमको दिखाया जाता है कि हमारी सिल्की डांस कर रही होती है, और क्या ब्यूटीफुल डांस करती है। वो मोस्ट प्रोबेबली एक टेरेस के ऊपर डांस कर रही होती है जिसके ऊपर खूब सारा पानी भर गया होता है, और उसी कारण आप उसमें स्टार्स का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। उसके पीछे पीछे आप सारी बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं, और वही डांस करते करते नीचे गिर जाती है। आई मीन हमको गिरने की आवाज तो आती ही है, और फिर गिरने के बाद डेफिनेटली वो मर जाती है और चेंज हो जाती है एक के अंदर। फिर एक और बार सीन कट होता है और हमको वंस अगेन वही औरत दिखाई जाती है। वो कहती है कि उसे याद तो नहीं कि उसने क्या खोया है, पर उसने डेफिनेटली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया था, और अभी भी उसके हाथों से खून गिर रहा होता है। इस सीन के बाद तो मैं कंफर्मेशन के साथ कह सकता हूँ कि वो मर चुकी है, क्योंकि किसी का भी इतना ज्यादा खून गिरने के बाद जो कि अभी तक गिर रहा हो वो जिंदा नहीं बच सकती है। एनीवेज उस औरत के पास सब आती है छोटी आयरा, और उसको लगता है कि वो है उसकी मम्मी, और वो मम्मी बोल के उसको वहीं पे पकड़ लेती है। पर शहर देखने के बाद उसको रियलाइज होता है कि वो उसकी माँ नहीं है, पर अभी भी सिल्की अपने हाथ बढ़ाती है क्योंकि उसको लगता है कि क्या पता ये सच में मेरी ही बेटी हो। फिर उसको रियलाइज होता है कि उसने जो खोया था वो कुछ और नहीं बल्कि उसकी बेटी थी, और अब से उसकी बेटी आयरा है और उसको बचाने के लिए वो सब कुछ करेगी। और यही बोलते बोलते वो कन्वर्ट हो जाती है उस फॉर्म में जिस फॉर्म को आज हम जानते हैं एक्रोबैटिक सिल्की के नाम से। फिर उनको बताया जाता है कि आयरा की असली मॉम बहुत पहले मर चुकी है, और आयरा उनके लिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहती होती है, और जाते जाते आयरा उस औरत से बाय भी बोलती है। ये सब देखने के बाद फिर वापस सीन कट होता है प्रेजेंट में, और ये सब देखने के बाद मोमो बहुत ही ज्यादा स्तब्ध हो जाती है, और आयरा भी ये सब चीजें महसूस कर पा रही होती है। फिर उनको दिखाई जाती है सिल्की जो कि कम्प्लीटली क्रम्बल अवे हो रही होती है। आई मीन उससे अपनी ऑरा दे दी होती है आयरा को, इसी कारण से धीमे धीमे वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही होती है। वो माफी मांग रही होती है आयरा से, या फिर शायद अपनी बेटी से, या फिर शायद दोनों लोगों से। वो कह रही होती है कि अगर मैं
एक अच्छी माँ होती तो तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीने को मिली होती, दूसरों के साथ हमेशा ही ज्यादा खुश रहने वाली थी, क्योंकि मैं एक अच्छी माँ जो नहीं थी। फिर उसके बाद टर्बो ग्रैनी हमको बताती है कि सिल्की कहीं और नहीं जाएगी, बल्कि वो जाएगी वॉइड में, उसको कोई भी आफ्टर लाइफ नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर जितने ज्यादा रिग्रेट्स हैं, इतने ज्यादा रिग्रेट्स को लेके कोई भी आफ्टर लाइफ में नहीं जाता है। जिसपे मोमो कहने लगती है कि कोई तो तरीका होगा इसको आफ्टर लाइफ में भेजने का। इस पे ग्रैनी कहती है कि अगर कुछ होता भी है तो फिर हम लोग नहीं कर सकते, उसको करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सिल्की है। आयरा भी ये सब बातें सुन रही होती है और रियलाइज कर रही होती है। हमको बहुत सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जो कि डेफिनेटली सिल्की के हेड में होते हैं, और वो याद कर रही होती है अपने पास को अपनी बेटी के साथ। पर तभी आयरा दौड़ते हुए आती है और उससे गले लग जाती है, और फिर वो कहने लगती है थैंक यू मॉमी, आई रियली लव यू। और ये सुनने के बाद कंप्लीटली क्रम्बल हो जाती है हमारी एक्रोबैटिक सिल्की, और जाते जाते वो आयरा के सर के ऊपर हाथ रख देती है। और इसी के साथ आयरा भी बोल देती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। और वंस अगेन इसी के साथ साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आई मीन ये एपिसोड स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा फन था, पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया ये बहुत ही ज्यादा सैड होता गया। मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा है इस औरत की कहानी को सुन। आई मीन अगर किसी औरत को अपनी इज्जत बेचनी पड़े अपने बच्चों को खिलाने के लिए तो वो ऑब्वियसली हमेशा ही सैड होता है। पर फिर उसकी डेथ किस तरीके से हुई और कैसे उसको रास्ते में रिस के खून बहाते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया, वो तो अलग ही लेवल की सैडनेस है। वहीं दूसरी तरफ आयरा की भी अपनी खुद की मां नहीं है। वैसे ये इसके खराब बिहेवियर का एक्सक्यूज तो नहीं बन जाता है वो जैसे जितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, पर फिर भी अब थोड़ी बहुत तो हमें बैकग्राउंड चेकिंग मिल ही जाती है कि फिर उसकी भी सारी गलतियां नहीं है। पर अब इससे ज्यादा क्या ही बोलूं मैं, फिलहाल के लिए तो इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।